नॉर्वे यूरोप का एक खूबसूरत देश है जो अपनी सीमा स्वीडन और फिनलैंड से बांटता है, जो दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश और जिसकी 25% आबादी करोड़पति है। साथ ही ये दुनिया का 7वां सबसे हेल्थी और डेमोक्रेटिक देश भी है। किसी भी देश को कैसा होना चाहिए, नॉर्वे उसकी एक मिसाल है, क्योंकि एक बेहतरीन देश होने का कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसमें ये देश खरा ना उतरा हो। ये देश हर जगह टॉप पे है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे हमेशा से ऐसा नहीं था। 18वीं सदी के अंत में फेमस इकोनॉमिस्ट थॉमस माल्सेस ने इस बर्फ से ढके वीरान और सबसे अलग देश का दौरा किया, तो उसने एक ऐसा देश देखा जहां के लोग थोड़ा बहुत खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। बर्फ से ढका एक ऐसा देश जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था, और जहां के छोटे छोटे कस्बे दूर दराज और अलग थलग जगहों में थे, जहां एजुकेशन के लिए स्कूल तक नहीं थे। इसका एक कारण ये भी था कि यहाँ 6 महीने भयंकर सर्दी पड़ती थी, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन काफी कठिनाइयों भरा था और लोग मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते थे। इकोनॉमिस्ट थॉमस माल्सेस के वहां से जाने के कुछ ही साल बाद नॉर्वे के हालात बद से बदतर हो गए। नॉर्वे की थोड़ी बहुत बची कुची इकोनॉमी अब और भी खराब हो गई थी और पूरे देश में भुखमरी फैल गई। ऐसा लगता था मानो अब यही इस देश की किस्मत है जिसे बदला नहीं जा सकता। पर उसके बावजूद भी ये देश कुछ ही सालों में किसी चमत्कार की तरह जीरो से हीरो बन गया। कैसे ये एक समय में भुखमरी से पीड़ित देश आज दुनिया के सबसे अमीर और डेवलप देशों में से एक बना, जानते हैं कुछ ऐसी ही मजेदार बातें आज के इस वीडियो में। ये कुछ वो देश हैं जिनके पास आज क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व हैं। इन सभी देशों का मिलाकर कुल जीडीपी पूरे दुनिया के जीडीपी का केवल 8% है। और कमाल की बात तो ये है, इनमें से किसी का भी नाम टॉप 10 रिचेस्ट कंट्री में भी नहीं आता। दूसरी तरफ नॉर्वे दुनिया का 13वां सबसे बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर देश है, लेकिन बाकी सबसे अलग नॉर्वे अपने बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में आज दुनिया का चौथे नंबर का देश है। आखिर क्या वजह है कि ये देश इतना क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने के बाद भी नॉर्वे के बराबर तो क्या आसपास भी नहीं है? इसका कारण है वो फिनोमेना जिसे इकोनॉमी की भाषा में ऑयल कर्ज कहा जाता है। ऑयल रिजर्व मिलने का मतलब है रातों रात अमीर होना, जैसे कोई लॉटरी का लगना, जिसके बाद तो मानो पैसों की बारिश होने लगती है। मगर कई देशों ने इसका इस्तेमाल टैक्स कम करने और अयासियां करने में कई साल निकाल दिए। ऑयल रिजर्व मिलने के बाद ऑयल इंडस्ट्री उसकी बाकी छोटी इंडस्ट्री पर भारी पड़ने लगती है और छोटी छोटी इंडस्ट्री धीरे धीरे कंगाल होने लगती हैं। जैसे जैसे देश में ऑयल की मांग बढ़ती है, वैसे वैसे देश की करेंसी भी बढ़ने लगती है, जिससे देश में चीजें इंपोर्ट करना आसान हो जाता है और लोकल प्रोडक्ट और इंडस्ट्री घाटे में चले जाते हैं। साथ ही छोटी इंडस्ट्री के बंद होने से देश में बेरोजगारी बढ़ने लगती है और पैसा कुछ चुनिंदा लोगों के पास आ जाता है, जैसा आज सऊदी और दुबई का हाल है, जिससे आम जनता में गुस्सा बढ़ने लगता है और आगे चलकर ये प्रोटेस्ट या विद्रोह में बदल जाता है, जैसा हमें लीबिया और वेनेजुएला में देखने को मिला। तो फिर इस ऑयल कर्ज ने नॉर्वे को क्यों प्रभावित नहीं किया? स्वीडन से आजादी मिलने के बाद नॉर्वे की इकोनॉमी का मेन सोर्स थे लकड़ी, फिश और मिनरल आइटम को समुद्री जहाज से बाकी दुनिया तक भेजना। 19वीं सदी के शुरुआती समय में नॉर्वे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सी पोर्ट वाला देश बन चुका था, जिससे नॉर्दर्न सी का 30% ट्रेड अकेले नॉर्वे कंट्रोल कर रहा था। इसके साथ जो सबसे कमाल का काम नॉर्वे ने किया वो था देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाना, जिसका लक्ष्य था कि देश का सारा पैसा कुछ चुनिंदा लोगों या किसी पार्टी के पास न जाए। पर इतने अजीब ज्योग्राफी और 6 महीने पड़ने वाली सर्दी के बावजूद नॉर्वे को नेचर से एक गिफ्ट भी मिला है, जो है सस्ती बिजली पैदा करने के लिए अनुकूल कंडीशन। पर उस समय नॉर्वे की 75% हाइड्रो पावर कंपनियां विदेशी थी, जो नॉर्वे को किसी भी तरह से मंजूर नहीं था। इसलिए 1940 में नॉर्वे की पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, जिसके अनुसार नॉर्वे के नेचुरल रिसोर्सेज को केवल नॉर्वे के लोग ही ओन करेंगे, किसी भी विदेशी को इसका स्वामित्व नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही नॉर्वे में रेलवे, रोड, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर का नया दौर शुरू हुआ, जिससे नॉर्वे की लोकल इंडस्ट्री को एक बहुत जरूरी बूस्ट मिला। 1945 से 1970 का दौर नॉर्वे के लिए गोल्डन दौर साबित हुआ, जिसमें इस देश ने तरक्की के नए द्वार खोले। यहाँ तक कि उस दौर में नॉर्वे में टैक्स रेट 3.3% था, जो उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा था। पर सरकार ने टैक्स के पैसे को बड़ी समझदारी से एजुकेशन, वेलफेयर, देश की तरक्की और लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाने में लगाया, जिसका फायदा ये हुआ कि 1965 आते आते नॉर्वे में बेरोजगारी ना के बराबर थी। वैसे तो नॉर्वे उस समय भी यूरोप के बड़े बड़े देशों के बराबर विकसित हो चुका था, पर फिर भी इतना भी नहीं जितना आज की डेट में है।
सन 1959 में नीदरलैंड में ऑयल रिजर्व मिलने के बाद ऐसी आस लगाई जा रही थी कि नॉर्दर्न सी के पास भी ऑयल के रिजर्व हो सकते हैं। फिर क्या था, 1966 फिलिप पेट्रोलियम कंपनी ने नॉर्दर्न सी में ऑयल की खोज के लिए ड्रिलिंग शुरू कर दी। करीब 2 साल तक ड्रिलिंग करने के बाद भी कोई ऑयल रिजर्व नहीं मिले। नॉर्वे और फिलिप पेट्रोलियम दोनों ही इससे काफी निराश थे, पर फिर फिलिप पेट्रोलियम ने एक आखिरी बार कोशिश करने की ठानी और कंपनी ने और भी डीप जाकर खोदना शुरू किया। आखिरकार 1969 में नॉर्दर्न सी के नीचे बहुत बड़े ऑयल रिजर्व प्राप्त हुए। उसके बाद तो इस देश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले 10 से भी कम साल में नॉर्वे की ऑयल प्रोडक्शन बाकी सभी देशों में सबसे ज्यादा हो गई। ऑयल सेक्टर ने कई जॉब पैदा की और मछली पकड़ने वाला देश अब पेट्रोलियम पावर हाउस बन चुका था। अरबों डॉलर आना शुरू हो गए, जिससे नॉर्वे की तस्वीर बदल चुकी थी। पर सोचा जाए तो ये सब तो मिडिल ईस्ट देशों में भी हुआ, पर वो देश आज भी बेटर क्वालिटी लाइफस्टाइल वाले देशों की लिस्ट में दूर दूर तक नहीं है। नॉर्वे की गवर्नमेंट पहले ही बिल पास कर चुकी थी कि नेचुरल रिसोर्सेज पर मिडिल ईस्ट देशों की तरह किसी एक व्यक्ति या पार्टी का हक नहीं होगा और ऑयल से मिलने वाले फंड को लोगों की सुविधा में लगाया जाएगा। ऑयल से आने वाले फंड को देश में एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जाने लगा। साथ ही नॉर्वे पार्लियामेंट ने 1990 में एक और लॉ पास किया, जिसके अनुसार ऑयल कंपनी के अलावा बाकी कंपनियों को भी बढ़ाया जाए, ताकि फ्यूचर में केवल ऑयल पर ही डिपेंड ना रहना पड़े। इसका ये फायदा हुआ कि नॉर्वे की बाकी कंपनियां भी बढ़ने लगी, जिससे धीरे धीरे नॉर्वे में बेरोजगारी कम होने लगी। साथ ही ऑयल पर डिपेंडेंसी भी कम हो गई, जिससे आज नॉर्वे दुनिया के सबसे अमीर और हाई लाइफस्टाइल वाले देशों में से एक है। कहने को तो मिडिल ईस्ट देशों में भी नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, पर यह बात अब जाकर उन देशों को समझ आ रही है कि हमेशा ऑयल रिजर्व पर डिपेंड रहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए अब मिडिल ईस्ट के सभी देश टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने में लगे हैं। इन देशों में आज की डेट में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। आपकी क्या राय है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।